नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले भारत के जम्मू कश्मीर जो आज केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर्यटक जो घूमने गए, देश के अनेक स्थानों का आनंद लेने गए थे, उनके ऊपर जो हमले हुए, उनकी जो हत्या हुई, वह निंदापूर्ण रही और उसका हम लोग निंदा करते हैं। साथ ही इस तरह के घटनाओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वक्ता हैं डॉक्टर अनिल कुमार राय जी, जो आशा के सचिव भी हैं। इनसे बात करेंगे कि पहलगांव जैसे जो घटनाएं भारत में होती है या दूसरे देशों में होती है, इसका क्या प्रभाव है या किस वजह से होता है। साथ ही जिस समय भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नोटबंदी किया था, तो कहा था कि नोटबंदी से आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया जाएगा या टूट गया है। उसके बाद भी अगर भारत में आतंकवादियों का हमला होता है तो यह दुखपूर्ण है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक हमला होता है और जो पर्यटक देश विदेश से आए और वहाँ घूमने गए, 1-2 तो ऐसे भी लोग थे जिनकी 2 दिन पहले शादी हुई और वहाँ गए घूमने के लिए और उनकी हत्या हो गई, वो काल के गाल में समा गए। सर, इस तरह के घटना को आप किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि इस मानवीयता की दृष्टि से इस संवेदनापूर्ण विषय को आपने चर्चा के लिए चुना है। सबसे पहले तो मैं वहाँ जो मारे गए लोग, पर्यटक, उन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस कार्य की भर्त्सना करता हूँ कि यह मानवता के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध यह कार्य है और अत्यंत निंदनीय है और इस पर रोक लगनी चाहिए सब जगह, चाहे यह इस देश में हो या किसी दूसरे देश में हो, किसी खास धर्म जाति का पर हो या किसी दूसरी धर्म जाति पर हो, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात कि पहलगाम का वह इलाका जहाँ पर इस तरह की घटना, आतंकी घटना हुई है, उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अर्थात वह देश के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर पर्यटक जाते हैं, लगातार जाते हैं, बराबर जाते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन भी हज़ारों पर्यटक, 2000 से अधिक पर्यटकों के वहाँ उपस्थित होने की बात कही जाती है। तो पहली बात तो यह आती है कि जब वहाँ पर इतने पर्यटक उपस्थित थे या लगातार पर्यटक वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर क्यों हो गई? वहाँ पर इसके लिए ध्यान क्यों नहीं दिया गया? एक बात यह। दूसरी बात यह कि सूचनाओं में यह छन करके यह बात आई है कि सरकार को इसके बारे में पहले ही इत्तिला की गई थी कि यहाँ पर कोई आतंकी घटना होने वाली है। इसके बावजूद, इस जानकारी के बावजूद सरकार ने वहाँ पर कोई सुरक्षात्मक उपाय, विशेष सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए, इसकी जानकारी, इसकी तैयारी नहीं की। तीसरी बात यह कि कुछ ही दिन पहले धारा 370 हटने के बाद, जिसका जिक्र आपने किया है, कि गृह मंत्री जी ने यह सार्वजनिक घोषणा की थी कि कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो गया है। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। या तो गृह मंत्री जी को कश्मीर की स्थिति की, भीतरी स्थिति का ठीक नहीं पता था, तभी वे इस तरह की बात कह रहे थे।
और नहीं तो वे बढ़ चढ़ करके अपनी पीठ खुद पीट रहे थे कि हमने जो किया उसका यह परिणाम देख लो। लेकिन इस घटना ने उनके इस ढोल का पोल खोल दिया कि आज भी कश्मीर उसी तरह आतंकवाद के गिरोह की गिरफ्त में है जिस तरह 370 के हटने के पहले हुआ करता था। यह चिंता की बात है कि गृह मंत्री, चाहे उसको कहें कि देश की सुरक्षात्मक आंतरिक सुरक्षात्मक व्यवस्था का जो सर्वोपरि है, उसका जो हेड है, जो जिम्मेदार है, वह इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देता है या जानकारी विहीन बयान देता है, तो यह बहुत प्रशंसनीय बात नहीं कही जाएगी। दूसरी बात, मैं इस घटना को इस रूप में देखता हूँ कि जिस क्षेत्र में यह घटना हुई है वह क्षेत्र खनिज की दृष्टि से बहुत संपन्न है। बहुत सारे बुद्धिजीवी इस बात को कहने लगे हैं कि इस घटना के बाद उस क्षेत्र में ढेर सारे फौजियों को वहाँ पर तैनात किया जाएगा और उनकी फौजियों को तैनात करके वहाँ के खनिजों को, जो कंपनियां हैं अदानी अंबानी वगैरह की, जो उनके दोस्तों की कंपनियां हैं, उन कंपनियों को सौंप दिया जाएगा ताकि फौज की उपस्थिति में वहाँ पर कोई चू चपड़ नहीं कर सके। यह कहा शुरुआत में भी, जिस समय 370 हटाया गया था, उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि वहाँ लोग ज़मीन खरीद सकेंगे, उद्योग लगा सकेंगे, वगैरह वगैरह बातें कही थी। 370 को हटे हुए कुछ दिन हो गए हैं और अब वे बातें होने की शुरुआत हो रही है। इस रूप में भी बहुत सारे विश्लेषक इस घटना को देखते हैं कि जानबूझ करके, जानकारी होने के बावजूद वहाँ पर सुरक्षात्मक उपाय नहीं किए गए या सुरक्षा के उपाय घटा दिए गए कि यह घटना हो और उसके बाद हम यह कदम उठा सकें। सर, भारत के एक मंत्री, भारत सरकार के एक मंत्री ने कहा है, सार्वजनिक तौर से बयान दिया है कि भारत के जो नागरिक हैं, एक एक नागरिक जब तक राष्ट्रवादी या देश प्रेमी नहीं हो जाएंगे तब तक इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी। क्या भारतीय जो लोग हैं उनके नज़र में राष्ट्रवादी नहीं हैं, राष्ट्र प्रेमी नहीं हैं, या फिर वो कहीं और संकेत करना चाहते हैं? यह सब एक बकवासपूर्ण एजेंडा है जिसको समझना चाहिए देश के लोगों को, और मैं समझता हूँ कि बुद्धिजीवियों को इसको स्पष्ट करना चाहिए कि इसका क्या अभिप्राय होता है। या कौन कहता है कि इस देश के लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं, इस देश के लोग देशभक्त नहीं हैं। यह जब कहीं युद्ध होता है या कोई इस तरह की स्थिति आती है तो कौन है सो मरने मारने के लिए तैयार नहीं होता है, विदेशियों से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, और कौन राष्ट्रीय भावना से भर नहीं जाता है। शायद ही कोई ऐसा होगा। अगर कहीं इस तरह की 140 करोड़ में अगर 10-20 लोग इस तरह के हैं भी, या 200-400 लोग हैं भी, तो वह एक बहुत नगण्य घटना है जो इतनी बड़ी जनसंख्या में बहुत नहीं कही जा सकती है और उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यह कहना, लगातार यह बात कहना, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है कि इसके दो अर्थ मैं लगाता हूँ। एक तो यह अर्थ लगाता हूँ कि यह कह करके वे अपनी नाकामयाबी को छिपाना चाहते हैं कि लोग देश के प्रति नहीं सोचते हैं, लोग देशभक्त नहीं हैं, इसीलिए इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए जवाबदेही लोगों की है, जवाबदेही सरकार की नहीं, अपने ऊपर से टालना चाहते हैं। दूसरा मैं इसका अर्थ लगाता हूँ कि इस तरह के बयान दे करके वे अभियुक्त बना रहे हैं नागरिकों को। यह एक संवैधानिक प्रश्न है
कि हम नागरिकों को अभियुक्त बना रहे हैं कि इस देश के नागरिक राष्ट्रभक्त नहीं है या देशभक्त नहीं है या देश के बारे में उनके भीतर चिंता नहीं होती है। जबकि आप संविधान को पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो वर्ड होता है कि हम भारत के लोग, और इस मतलब नागरिक सर्वोपरि होता है, सरकार सर्वोपरि नहीं होती है, सारी सत्ता नागरिकों के हाथ में केंद्रित है। यही हमारा संविधान है। और स्वाभाविक रूप से जहाँ नहीं भी संविधान हो वहीं पर नागरिक शक्ति ही सर्वोपरि होती है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो यह कह करके वे असंवैधानिक आचरण भी दिखा रहे हैं और नागरिकों को कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। और वे जो 2, 4, 5, 10 लोग हैं वे अपने को इस तरह देशभक्त या राष्ट्रभक्त की कोट में अपने को खड़ा करके और 140 करोड़ लोगों को देशभक्ति विहीन ऐसा घोषित कर दे रहे हैं। यह एक निंदनीय बयान है। सर, कोरोना के पहले भारत में नोटबंदी हुआ और नोटबंदी के बाद के दिनों में जब पत्रकारों ने पूछा या कहीं भी सामूहिक भाषण वगैरह देने की बात हुई तो सत्ता पक्ष के जो नेता हुआ करते थे, वो तत्कालीन जो नेता थे, वो कहते थे कि नोटबंदी का असर यह हुआ कि भारत में आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया गया, उग्रवादियों का कमर तोड़ दिया गया। लेकिन सर, आज भी छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो, जहां उग्रवादियों का कहर है, बिहार के झारखंड लगे बॉर्डर पर भी आज भी माओवादी कभी ना कभी अपना रूप दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर में भी स्थिति कमोबेश वही है। तो फिर इस तरह से बचकाना बयान का क्या मतलब? आपने श्यामल जी प्रश्न में ही उस ढकोसले की पोल खोली है। जब नोटबंदी की गई थी तो उस समय 3 बातें कही गई थी। एक बात यह कही गई थी कि आतंकवाद इससे समाप्त हो जाएगा, उसका फंडिंग बंद हो जाएगा। दूसरा कहा गया था कि इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, तो बहुत ब्लैक मनी हो गई है। आप देख रहे हैं कि आतंकवाद में कमी कहीं नहीं आई, ब्लैक मनी और जाली नोट खत्म हो जाएगी। कि 3 बातें कही गई थी कि आतंकवाद में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। भले ही वो जो दावे कर रहे हों मौखिक रूप से, अभी पहलगाम की घटना तो इसका ताज़ा उदाहरण है। तो वह बात है सो अब असत्य साबित हुई, उनका दावा, उनका अनुमान असत्य साबित हुआ। दूसरी बात कि ब्लैक मनी में भी कमी नहीं आई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह इसका साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आप अपने घर, परिवार, समाज, शहर में आप देख रहे हैं कि किस तरह अनुभव है हुआ कि किस तरह लोगों के पास ब्लैक मनी किस तरह है सो जमा है। तो ब्लैक मनी में भी कमी नहीं आई है। और तीसरी बात कि रह करके यह बात निकलती है जाली नोट की कि वह 500 रुपये का जाली नोट निकल गया तो 2000 अंततोगत्वा बंद ही कर देना पड़ा। कल परसों भी मैं पढ़ रहा था कि बड़ी तादाद में 500 रुपये के जाली नोट छप रहे हैं। तो तीनों बातें असत्य साबित हुई, तीनों उनका अनुमान गलत साबित हुआ है। मैं समझता हूँ, अब इसकी समीक्षा की बात, कि मैं समझता हूँ कि सरकार में जो शीर्ष पर लोग हैं वे केवल वो नहीं बोल रहे हैं, उनके साथ उनके सेक्रेटरीज होते हैं, एक पूरा एक लॉबी होती है और सारे लोग आकलन करके यह बात कहते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या दुष्परिणाम होगा, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारी बातें एक अकेला आदमी नहीं तय कर रहा है। इसका मतलब है
इसके मतलब दो हो सकते हैं। एक यह कि या तो किसी लॉबी को बनने ही नहीं दिया गया है और एक अकेला आदमी बयान जो मन में आता है अंट शंट बयान हुआ कभी जारी कर देता है और लोगों को वो भड़माने की कोशिश करता है। नहीं तो वह लॉबी ही इतनी कमज़ोर है कि वह मुंह देख देख करके, जो सेक्रेटरीज हैं वे मुंह देख देख करके कि सर को क्या पसंद है, क्या लाइक करेंगे, वही बात हम उनको कहते हैं, सलाह देते हैं। ऐसा भी होता है। तो यही दो बातें होंगी इसके कारण इस तरह अनर्गल बयान बिना सोचे समझे, बिना आकलन किए, प्रभाव का कि बिना समीक्षा अनुमान किए और इस तरह कुछ भी जनता को भरमाने के लिए, और सारे लोग खुशी से नाचने लगते हैं कि अरे कि भ्रष्टाचार तब खत्म न हो जाएगा और तो आतंकवाद खत्म न हो जाएगा, जाली नोट अब नहीं न रहेगा, बहुत सहूलियत होगी, बैंक वाला फाड़ करके फेंक देता है, हमारे पास तो है। तो लोग यह समझते हैं, भोली जनता यह समझती है। सर अभी सोशल मीडिया में या मीडिया में चर्चा है कि भारत से एक नदी जो पड़ोसी देश में जाती है, सिंधु नदी शायद नाम है उसका जो पानी है उसको रोकने की बात मीडिया में चल रहा। क्या सिंधु नदी को समेट करके भारत में ही रखना संभव है क्या? यह सब एकदम बकवास है। विश्व बैंक के हस्तक्षेप से 1960 में, शायद मेरी जानकारी की याद के अनुसार, कि 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें 3 नदियों के पानी का उपयोग भारत को ज़्यादा करना था और 3 नदियों के पानी का उपयोग पाकिस्तान को ज़्यादा करना था। सिंधु नदी उसी कोटि में आती है जिसमें 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान को करना था और 20% पानी का उपयोग भारत को करना था। आप जानकारी ढूंढ करके देखें कि भारत को जिस 20% पानी का उपयोग करना है वो उस 20% पानी का भी उपयोग नहीं कर पाता है। एक बात यह। दूसरी बात कि इस सरकार के पास कोई परियोजना नहीं है जो वह पानी को रोक करके रख सके। पानी को रोकने का मतलब है अगर किसी उपाय से हम पानी को रोक सकते हैं, आप यूज कीजिएगा तब ना पानी खत्म हो जाएगा। पानी को रोका नहीं जा सकता है, रोकेगा तो वह बाढ़ की स्थिति। तो अपने ही लोगों को दहा बहा देने का अगर की मंशा अगर है तब तो उसको किसी तरह आप रोक ले सकते हैं, शटर वगैरह गिरा करके। लेकिन वह सब कोई बात नहीं होने जा रही है कि हम बूंद बूंद को तरसा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। यह सब बात है सो केवल बकवास सब है। आपकी कोई तैयारी उस तरह की नहीं है। आप और वह करके या आप भोली जनता को बहका दे सकते हैं, और नहीं तो वह अगर कीजिएगा तो अपने लोगों को डुबा दीजिएगा। हमारे देश में 47 के पहले एक लेखक कवि थे जिन्होंने गाया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसके ये गुलसिता हमारा। क्या आज यह हिंदुस्तान विश्व में सबसे बेहतर है, शांतिपूर्ण है? यह गाना मोहम्मद इकबाल ने गाया था और वह आज भी भारत में गाए जाते हैं। और जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तो इंदिरा जी के पूछने पर उन्होंने इस लाइन को बखूबी दोहराया था कि ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। लेकिन इधर कुछ वर्षों में सर यह गाना देश पर लागू करना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? एक बहुत ही भावुक आपने प्रश्न उठा दिया है कि सचमुच यह देश गरीब जरूर था हाल के दिनों में। किसी समय तो ये इतना उन्नत देश था कि कहा जाता है कि विश्व में भारत और चीन का जो जीडीपी था वह सबसे ज़्यादा था। वह पूरे संसार के जीडीपी को वह मात देता था। कालांतर में अब चीन फिर खड़ा हो गया है, भारत अभी तक नहीं खड़ा उस होड़ में हो पाया है। लेकिन ये एक खूबसूरत देश था कि हम लोग, आप लोगों ने भी देखा होगा कि विदेशी लोग यहाँ पर मथुरा, काशी, द्वारिका वगैरह में
गेरुआ वस्त्र पहन करके और हरे कृष्णा हरे रामा आपको गाते हुए बहुतायत में मिलते थे। आज आपको पता होगा कि अमेरिका के वेबसाइट पर, वीज़ा वेबसाइट पर, पासपोर्ट वेबसाइट, वीज़ा वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि भारत जाने से मनाही करता है वह अमेरिकन नागरिकों को। और उसमें लिखा हुआ है कि अगर जाएं, और एरिया को भी चिन्हित किए हुए हैं, जिस एरिया को चिन्हित किए हुए उसमें आपका बिहार भी है, और उसमें यह भी हिदायत है दी हुई कि अगर जाएं तो महिलाएं रात को न निकलें। इस तरह यह बात कुछ दिन पहले तक नहीं थी। इस तरह का नहीं लग रहा था। अपराध सब दिन होते रहे हैं, लेकिन एक असुरक्षा की भावना जो हमें बढ़ जाए, भले ही हम सुरक्षित रह जाएं, लेकिन हम असुरक्षित फील जो कर रहे हैं, वह फीलिंग जो है वह एक वैश्विक स्तर पर भारत के बारे में बना है। यह बुरी चीज़ है, और इसको कैसे पुनर्बहाल, आज अयोध्या का विकास हो गया, आज काशी का विकास हो गया, लेकिन आज आप उसकी गलियों में जो पतली पतली गलियां थी उसमें बहुत सारे विदेशी मैंने देखे हैं कि बहुत सारे विदेशी, हर एक लड़के लड़कियां, युवक कि शांति की तलाश में, अध्यात्म की तलाश में, ईश्वर की तलाश में कहाँ से चल करके सब कुछ छोड़ करके जो भौतिकवादी देश है वह यहाँ पर हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा गाते हुए आपको मिल जाते थे। आज मैं गया था काशी, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा था। तो यह एक बदलता हुआ भारत है। हम कह रहे हैं कि हम प्राचीन संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन हम प्राचीन संस्कृति को नहीं, यह सत्य और अहिंसा का देश है, यह समावेशी देश है। बहुत सुंदर रविंद्रनाथ ठाकुर ने, इससे सुंदर अभिव्यंजना नहीं हो सकती है रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्दों के अलग, कि हे थाए आर्य हे था अनार्य हे थाए द्राविड़ चीन, कि यह तो महामानव समुद्र है जिसमें अलग अलग जातियां आती गईं, और इस महामानव समुद्र में आज हमको नहीं पता है कि कौन शक है, कौन हूण है, कौन कुषाण है, कौन गंधर्व है, कौन वानर है, कौन, इस रूप में अब नहीं हमारी पहचान है। सब मिलकर के हम बने हैं, वे सारे खून हमारे भीतर दौड़ रहे हैं। जब तक हम अपनी भारतीयता की इस पहचान को, इस स्रोत को नहीं समझेंगे, तब तक यह केवल कि राष्ट्रवादी होना चाहिए, यह सब कहने से लोगों को भड़का सकते हैं, न कि इस देश का सचमुच बना सकते हैं, इस संस्कृति को जीवित रख सकते हैं। हमें समरसता की वह संस्कृति पर फिर से विचार करना होगा। बुद्धिजीवियों का काम है। सत्य और अहिंसा का यह देश रहा है, यह बुद्ध का देश रहा है, यह गांधी का देश रहा है, यह महावीर का देश रहा है। यह हमको याद रखना चाहिए, और अपने पूर्वजों को गाली दे करके, अपने पूर्वजों की निंदा करके हम किसी नई चीज़ का निर्माण नहीं कर रहे हैं। वह तो उसी तरह है जिस तरह हम अपने पिता को, अपने बाबा को है सो गाली दें। सर, एक आखिरी सवाल, यह देश, इस देश से ही निकला वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह पूरी धरती जो है वह कुटुंब है, लेकिन आज यह वाक्य जो है भारत में ही लागू होने में प्रश्न चिन्ह या संशय है इस पर कि वसुधैव कुटुंबकम की भाव को हम नहीं मान पा रहे हैं। एक दूसरे संस्कृति के लोगों से आपस में डर सा हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? यह आज की परिस्थितियों के जो भीतरी कारण हैं, उन प्रश्नों को आपने अभी उकेरा है कि हम गाते यह रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। उसका कारण, यह शब्द जो बना उसका कारण है कि यह सही है कि जिस समय इस फ्रेज का निर्माण हुआ, उस समय संसार के बहुत सारे देशों से हमारा परिचय नहीं था। हम यूरोप को नहीं जानते थे, हम अमेरिका को नहीं जानते थे, हम ऑस्ट्रेलिया को नहीं जानते थे, हम अफ्रीका को नहीं जानते थे। एशिया महादेश के देशों से हमारा परिचय था। फिर भी हमने यह नारा दिया वसुधैव कुटुंबकम। इसका क्या कारण था? यह समझने की बात है कि चूंकि हमारा निर्माण ही इतने आयातित, इतने बाहरी अवयवों के द्वारा हुआ है कि हमारे भीतर वह वृहदता, वह विस्तार हमारे भीतर स्वभावतः उत्पन्न हुआ।
जिसके कारण हमको लगा कि यह संसार है सो कुटुंब की तरह अपना ही है, और इसीलिए आत्मवत सर्वभूतेषु वगैरह की भावना अध्यात्म में ऐसो, आध्यात्मिक शब्दों में ऐसो यह विकसित हुई। लेकिन एक और बात जो ज़बरदस्त बात भारत को प्रभावित करती रही है कि नेहरू ने संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका लिखी है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की एक ऐतिहासिक कृति है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक जिल्द में अगर भारत को समझना है तो वह किताब सबको देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, उसकी भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। उस भूमिका में उन्होंने एक जगह कहा है कि भारत एक बंद समाज रहा है। बंद समाज कहने का मतलब यह है कि भारत के लोग कहीं बाहर नहीं गए, बाहर के लोग भारत आए, तो उस बाहर के लोगों के आने के कारण ही भारतीयों को बाहर के बारे में कुछ पता चला। ये खुद नहीं, कहीं इन्होंने आक्रमण नहीं किया, कहीं हाल तक हम लोगों के बचपन तक विदेश यात्राएं वर्जित मानी जाती थी। अब स्थिति बदल गई है कि हम अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन मेरी याद तक मैंने यह सब देखा है कि अरे विदेश चला जाएगा, वहाँ पर अछूत हो जाएगा, समुद्र पार नहीं करना चाहिए, भट जाएगा, वगैरह वगैरह बातें। तो यह भावना कि बाहर नहीं निकल, तो इससे कूपमंडूकता आई कि हम संकीर्ण होते गए कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दुनिया कैसे विकसित हो रही है, दुनिया क्या सोच रही है। तो इन चीज़ों से हम बहुत बाद में परिचित हुए। तो इसके कारण यह लाभ राजनीतिक लोग इस बात का उठा लेते हैं कि नारा भले ही वह नारा भर रह जाता है वसुधैव कुटुंबकम का, जबकि कि राजनीति हमेशा ही, जैसे पहले सामंतवाद राजशाही जब हुआ करती थी तो एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता था कि इस देश का नागरिक, इस देश के नागरिक को इस देश के लोगों का शत्रु बनाया जाता था, बताया जाता था, और तब उस पर आक्रमण करके उसे हारता या जीतता था। अब वह बात नहीं है। अब अमूमन है सो दूसरे देशों के साथ युद्ध नहीं हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अब और जीतना है राजा को, और राजा अपने देश के भीतर है, का ही है, बाहर का राजा नहीं आ रहा है। तब वह क्या करेगा? अपने ही लोगों में से एक को शत्रु बनाएगा, एक को मित्र बनाएगा। जिस तरह राजशाही के समय में राजतंत्र के समय में हुआ करता था कि दूसरे देशों के लोगों को शत्रु बताया जाता था, उसी तरह अब कुछ समुदाय को शत्रु बनाया जाएगा, बताया जाता है, और कुछ समुदाय को मित्र बताया जाता है, और इस तरह शत्रु मित्र बता करके आपस में ही उनको लड़ाया जाता है। तो अब वसुधैव कुटुंबकम की जो उदार भावना थी कि हम पूरे संसार को जो अपना समझते थे, तो इन राजनीतिक कारणों से अब हम अपने देश के बंधु बांधवों को भी अपना नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब हमारा वसुधैव कुटुंबकम या स्वदेश कुटुंब की भावना से भी निचले स्तर पर चला गया है। अभी आप डॉक्टर अनिल कुमार राय जी को सुन रहे थे। भारत की स्थिति कभी यह था कि लोग इसे पूरे विश्व से सुंदर कहते थे, सारे जहां से अच्छा यह हिंदुस्तान हमारा। आज हम वसुधैव कुटुंबकम कहने के भी स्थिति में नहीं हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान कहने के भी स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि आप आए दिन अखबारों से, समाचार माध्यमों से देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कि आज हम उसके डर से वो फलाना गांव छोड़ रहा है, फलाने शहर के लोग फलाने शहर को छोड़ के जा रहे हैं। आज एक दूसरे संस्कृति के लोगों से में आपस में डर का भाव पैदा हो गया है। इस तरह के दो संस्कृतियों की जो लड़ाई है या सत्ता और राजनीति का जो खेल है, इस खेल से बचने के लिए, देश को बचाने के लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा, तभी यह देश फिर से सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान बनेगा और जो हमारा नारा था वसुधैव कुटुंबकम, वह फिर से हमारे लोगों के ओठों पर आ सकता है। अन्यथा हम कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, इसके लिए सोचना होगा, मनन करना होगा। सर, आपने जो हमारे लिए कीमती समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सच श्यामला के दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे मुद्दों को देखते हैं तो उस पर कमेंट करें कि यह मुद्दा कैसा था, यह चर्चा कैसा रहा, ताकि हमारे टीम के लोगों का हौसला बढ़ सके और अलग अलग वक्ताओं से, अलग अलग जानकारों से, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग समस्याओं पर चर्चा करके आप तक पहुंचाने का काम कर सके। धन्यवाद।